वेलकम टू आरएस पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं, आरएस पाठशाला पूर्णतः आरएस एग्जाम को समर्पित चैनल है और इसके चैनल के माध्यम से अपन तैयारी करते हैं आरएस प्री और मेंस एग्जाम की, है ना। दोनों एग्जाम की इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो अगर आप भी आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी तैयारी में आपकी सहायता करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी अपन पढ़ रहे हैं जीएस पेपर थर्ड का एक टॉपिक जो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जीएस पेपर थर्ड और जो आरएस प्री है, उन दोनों में ही इससे सॉरी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट तो लगभग आधी यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक से ही है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार अपन ने देखा था कि जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे साथ 7 मूल अधिकार थे, है ना। फिर क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कौन सा, 74। तो उसमें क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हमारा एक मूल अधिकार वापस ले लिया गया, जिस जो क्या था, आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, वो था संपत्ति का अधिकार, और इसको क्या बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो हमारे पास अब कितने मूल अधिकार बचे, 6, है ना। वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं वो अपन ने देख लिया पुराने वीडियोस में। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। वो क्या था, 14 से 18 तक क्या था, समानता का अधिकार, है ना, राइट टू इक्वेलिटी। उसके बाद देखा था आपने 19 से 22 तक, ये क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। उसके बाद अपन ने देखा 23 से 24, ये क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। उसके बाद अपन ने देखा 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अभी हमारा टॉपिक है जो आज अपन पढ़ेंगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो मोस्टली किनको, अल्पसंख्यकों को दिए जाते हैं। ये अधिकार 2 आर्टिकल के तहत कवर होगा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। और इसके बाद अपन देखेंगे छठा और अंतिम मूल अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं आर्टिकल 29 और 30 को डिटेल में। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 29 को डिटेल में। जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही बताया, अपन जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन, आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपन हम एम लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी की बुक से कर रहे हैं। तो आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 7th एडिशन लेके आइए, किसका, एम लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी की बुक का। आपको अदर किसी भी रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है। जीएस पेपर थर्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उससे पढ़ाई करने के लिए केवल ये बुक इनफ होगी, है ना। तो इस बुक के हिसाब से ही अपन पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आर्टिकल 29 को डिटेल में। देखो इसकी हेडिंग क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, जो मूल संविधान निर्माता थे, वो उन्होंने क्या किया था, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु ये आर्टिकल जोड़ा था, है ना, ये आर्टिकल को जोड़ा था। तो चलिए देखते हैं फिर इसको डिटेल में। देखो अनुच्छेद 19 यह उपबंध करता है कि, है ना, अनुच्छेद 19 यह उपबंध करता है कि, यानी कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 29 में क्या उपबंध किया उसके बारे में बताएंगे अभी। क्या उपबंध किया, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों, यानी कि भारत का बहुत बड़ा एक भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे उत्तर में देखें तो भाई कश्मीर है ना। दक्षिण में देखें तो भाई तमिलनाडु और केरल है ना। और इधर इधर देखें तो राजस्थान है। और उधर ईस्ट में देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 सिस्टर्स है, असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह, है ना, वो सब है। तो इन सब में कहीं भी रहने वाले किसी भी भारतीय नागरिकों को के किसी भी अनुभाग को, अब अनुभाग का मतलब हो गया, किसी भी अनुभाग का मतलब हो गया यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो सब अलग अलग धर्मों, जातियों में बंटे हुए हैं। उन कई लोगों की भाषा एक जैसी है, कई लोगों की अलग अलग है ना। तो उनको भाषा या धर्म के आधार पर जो उनके अनुभाग, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, उनको क्या, उनको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है, किसमें,
आर्टिकल 29 में, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, ये सीधा सिंपल है। देखो आर्टिकल 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों, ठीक है, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को किसी भी अनुभाग को मतलब सब सेक्शन हो गया उसका, है ना, छोटा ग्रुप हो गया, को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मारवाड़ी बोली जाती है वो एक प्रकार की बोली है ना। तो उसको राजस्थानी लोगों को उसको संरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है। वैसे अगर अपन बात करें भाई, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। तो वहां के लोगों को तमिल भाषा को बचाए रखने का या उसका अधिकार है। जैसे भाई राजस्थान में बात करें जनजातियों की, है ना, जनजातियां राजस्थान में बहुत सारी, तो जनजातियों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है, उसके लिए वो कोई न कोई उपबंध अपने स्तर पर कर सकती है। ठीक है। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात का ध्यान रखा कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अब आर्टिकल 29 में एक बात तो ये बोल दी कि भाई जो भी किसी भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी क्या बोली, भाषा, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ ही एक बात और बोली, क्या, इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को देखो पहले बात करी थी ग्रुप ऑफ मेंबर्स की, है ना, एक ग्रुप की, अब बात कर रहे हैं किसी एक नागरिक की। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान, इसका क्या मतलब हुआ? राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान का मतलब होता है स्टेट रन इंस्टीट्यूशन। अब इसमें यानी कि जिसको स्टेट चला रहा है, जिसमें पैसा स्टेट लगा रहा है, जिसको स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहां स्टाफ स्टेट नियुक्त कर रहा है, तो ऐसे किसी भी संस्थान में या उससे सहायता प्राप्त, या तो स्टेट चला रहा है और उसको वहां पर सब कुछ प्रबंध कर रहा है, या केवल उसको सहायता दे रहा है, ऐसे संस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यानी कि देखो दूसरी बात ये बोली गई है, किसी भी स्टेट रन यूनिट, किसी भी राज्य द्वारा संचालित इंस्टीट्यूशन में या फिर राज्य के द्वारा एड दिए गए संस्थान में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन बोलता है? हमारा सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। इंडिया में सबसे बड़ा लॉ कौन सा है? संविधान ही है ना। तो सुप्रीम लॉ बोलता है ये बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक दो बातें कर ली अपन ने कि आर्टिकल 29 में भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को उनको बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ ही साथ किसी स्टेट द्वारा संचालित किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर उस स्टेट द्वारा सहायता दिए गए किसी भी इंस्टीट्यूशन में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। अब देखो इस पेरा की ही बात की गई है। क्या बात की गई है देखते हैं। देखो पहली व्यवस्था का मतलब ये वाली कि अनुच्छेद 19 के तहत यह बंद करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। इसकी बात कर रहा है ना। तो पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकार की रक्षा करती है। भाई ये तो दिख ही रहा है ना। भाई किसी भी अनुभाग का मतलब तो एक समूह ही हुआ ना, एक सिंगल व्यक्ति तो नहीं हुआ। भाई भाषा होगी तो किसी एक समूह की होगी, सिंगल व्यक्ति को नहीं होगी। लिपि है तो किसी एक समूह की होगी, धर्म है तो किसी एक समूह का होगा, संस्कृति है तो किसी एक समूह की होगी। तो पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकार की रक्षा करती है, कंप्लीट। जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंध हो। दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है। कैसे? मान लो
कोई भी स्टेट रन यूनिट है, स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मान लो 5वीं कक्षा तक कोई स्कूल है, वहाँ पर कोई गया, मान लो कोई पारसी बच्चा गया है ना, तो उसको वहाँ पर एडमिशन देने से मना कर दिया, तो ये उसकी क्या हुई, ये उसकी बेइज्जती होगी ना, कि भाई तुम पारसी हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं दिया जाएगा एडमिशन, है ना। तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे व्यवहारों को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर ने ये व्यवस्था दी। इस प्रकार इसके व्यक्तिगत सम्मान, दूसरी व्यवस्था में क्या होता है, व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब देखो हमारे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उन्होंने अनुच्छेद 19 को क्या किया था, अनुच्छेद 19 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ये ये किसके तहत है, ये मूल संविधान जिन्होंने लिखा ना उनके अनुसार। लेकिन बाद में क्या हुआ, हालांकि अब आपको पता है कि भाई, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं अपन, ये हो गया ना बहुत। अब यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन बात कर रहे थे कि भाई अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 क्या करता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों, कौन से, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी। अब देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्याख्याकार है, व्याख्याकार है वो कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा उच्चतम न्यायालय। संविधान का व्याख्याकार कौन है, उच्चतम न्यायालय। यानी कि संविधान में लिखी हुई जो भी बातें हैं उनको व्याख्या करने या उनको विस्तृत रूप से बताने का काम या उनको लागू करवाने का काम किसका है, काम है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो मूल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने तो क्या कहा कि आर्टिकल 29 है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है ना, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या करी, क्या करी, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। देखो यहाँ अपन ने देखा था कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, है ना, तो अनुभाग वाले में अपन ने एक ऑप्शन लिया था कि भी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, तो राजस्थानी लोगों को मारवाड़ी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। लेकिन क्या राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाने वालों की अल्पसंख्यक है क्या, नहीं है ना, बहुसंख्यक है ना ये तो सबसे ज्यादा सारे लोग ही मारवाड़ी बोलते हैं, अल्पसंख्यक क्या है। तो उन्होंने फिर व्याख्या करी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है ना, ये अल्पसंख्यकों के मामले में नहीं, बहुसंख्यकों के मामले में भी लागू होता है, उनको भी अपनी संस्कृति, बोली, भाषा, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसका लास्ट पेरा अपन पढ़ेंगे। अब इसका लास्ट पेरा देखो, लास्ट पेरा क्या है, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में, अब ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं थी, ये किसने दी है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु, भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। यानी कि आप भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन भी कर सकते हो, है ना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन भी किया जा सकता है। दूसरी बात कि नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं है। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी भाषा के संरक्षण हेतु, है ना, अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में
मैनिफेस्टो में उसको शामिल कर सकती है कि हम फलानी फलानी भाषा का संरक्षण करते करेंगे, जैसे कि साउथ में अक्सर होता ही है ना। साउथ में अक्सर होता ही है, अपनी भाषा को लेकर वो बहुत सीरियस होते हैं और उसके संरक्षण के लिए उनके पॉलिटिकल पार्टियां बार बार में वादे घोषणाएं करते रहती है। तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 29 कंप्लीट होता है। अब अपन देखेंगे आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 30। अब देखेंगे अपन आर्टिकल 30 को डिटेल में। जैसे आर्टिकल 29 की हेडिंग थी हमारी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, वैसे ही आर्टिकल 30 की जो हेडिंग है वो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, है ना। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों को स्पेशली दो चीजों के बारे में बोला गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा अल्पसंख्यक वर्गों का, ठीक है। तो इसको डिटेल में अभी अपन देखेंगे। देखो, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। देखो, आर्टिकल 29 में क्या बोला था कि नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, नागरिकों के किसी भी अनुभाग को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा और बोली को भी संरक्षित करने का अधिकार होगा नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, है ना। चाहे वो धार्मिक रूप से संगठित हो या भाषाई रूप से या फिर किसी एक जाति के रूप से हो सकते हैं, है ना। तो उनको ये आज़ादी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो आर्टिकल 13 में क्या है, जो अल्पसंख्यक है ना उनको दो ही कैटेगरी वाले अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। कौन से, या तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो गए या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो गए। जैसे धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम हो गए, है ना, बुद्धिस्ट हो गए, और कौन से बताइए, जैसे जैन हो गए, पारसी हो गए, है ना, मुस्लिम मुस्लिम आपने ले लिया, सिख हो गए, ये सब क्या है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं। और वहीं दूसरी बात, भाषाई रूप से अल्पसंख्यक देखें तो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक भी बहुत सारे हैं। जैसे नेपाली भाषा के रूप में अल्पसंख्यक है, कश्मीरी भी एक अल्पसंख्यक भाषा है जैसे जो कश्मीर में और हिमाचल में बोली जाती है। लगभग 70 लाख लोग कश्मीरी बोलते हैं, तो इनको ये अधिकार है। कौन से अधिकार है वो आगे बताए गए हैं। उनको 3 अधिकार दिए हुए हैं, 2 यहाँ शो हो रहे हैं, तीसरा अगले स्लाइड में शो होगा। तो देखते हैं पहला अधिकार क्या है धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक को। पहला अधिकार है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। सभी अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब है धार्मिक या भाषाई रूप से जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसका एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ दिल्ली, है ना। दिल्ली में ये कॉलेज है। ये क्या है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्थापित किसने किया था, क्रिश्चियन लोगों ने, और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, क्रिश्चियन लोग देख रहे हैं। तो ये एक इसका बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। तो ये पहला अधिकार हो गया। अब देखेंगे अपन इसका दूसरा अधिकार। देखो, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य, एक सेकंड, किसी संपत्ति के, एक सेकंड रुकिए, गलती से हो गया ये, किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा कठिन है लेकिन मैं आपको इसे इजी करके बताता हूँ। देखो, वन सेकंड, एक सेकंड रुकिए। अब देखो, ये बात थी दूसरे की, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन। अब मान लो मैंने आपको बताया कि एक अल्पसंख्यक कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 के अंतर्गत ये राइट दिया गया है रिलीजियस या
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कि वो अपने पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब मान लो इस कॉलेज, ये कॉलेज जहाँ बना हुआ है, ठीक है, वहां पर कोई ना कोई देश हित में कोई निर्माण कार्य होना है। मान लो वहां पर कोई कोई हाईवे गुजरना है और ये उसके बीच में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको यहाँ से हटने के लिए बोल सकती है, इनको यहाँ से हटने के लिए बोल सकती है और इनको हटना भी पड़ेगा। क्यों, उसकी बात अपन आगे करेंगे। इनको हटना पड़ेगा और इनको हटने के लिए गवर्नमेंट इनको क्या देगी, क्षतिपूर्ति रकम देगी। यानी कि जितने पैसे इस बिल्डिंग के या इस जमीन के मिलाकर होंगे, गवर्नमेंट इनको पैसे दे देगी और ये सेंट स्टीफन कॉलेज है जो क्रिश्चियनों का है, वो क्रिश्चियन लोग कहीं और जाके बना लेंगे। इस प्रकार इनके अधिकार, प्रत्याभूत अधिकार का मतलब होता है गारंटीड राइट, है ना, प्रत्याभूत का मतलब गारंटीड अधिकार, निर्बंधित या निरकृत नहीं होंगे, यानी कि उनका उनका लोप नहीं होगा, उनको निरसन नहीं होगा, है ना, वो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात बोली गई है यहाँ पे। अब आग में बताया गया है कि इस उपबंध को 1978 के 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये बात तो मैंने आपको हजारों बार बता दी मेरे पुराने वीडियोस में कि 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिसमें हमारे मूल 7 अधिकारों में से एक अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत। वो क्या था, संपत्ति का अधिकार, है ना, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो फिर हमारे पास कितने मूल अधिकार बच गए बताइए। वेरी गुड, 6 बच गए, है ना। तो ये बात तो पहले ही अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 अधिकार हो गए, है ना, कि एक तो बेसल्फ अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा, और दूसरा अगर उनकी संपत्ति ली जाती है तो उनको क्षतिपूर्ति रकम दी जाएगी, जिससे उनका प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होगा। और ये कब जोड़ा गया, आर्टिकल 44th अमेंडमेंट में 1978 में। अब देखते हैं अपन इसको तीसरा अधिकार। देखिए तीसरा अधिकार ये है कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में भी भेद नहीं करेगा। जैसे आपको पता है कि स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वहां पर पैसा लगता है, तो कौन पैसा लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट को इनको भी इनकी आवश्यकता अनुसार, या आप बोल सकते हैं जितना उनको चाहिए, जितना उनके कल्याण के लिए चाहिए, उतना पैसा उनको गवर्नमेंट देगी। ये अधिकार कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है इनको। ठीक है, अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थान में विभेद नहीं करेगा आर्थिक सहायता में। क्लियर। तो हमने देख लिया 3 अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 के तहत लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक और रिलीजियस रिलीजियस माइनॉरिटीज को देता है, यानी कि भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को देता है। 3 अधिकार पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ, आगे देखो। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक कौन है, धार्मिक और भाषाई, की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के अन्य अनुभाग के लिए नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अनुच्छेद 30 में जो भी अधिकार है ना, वो नागरिकों के सभी अनुभाग के लिए नहीं है, सभी अनुभाग के लिए नहीं है, बल्कि भाषाई या धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, केवल और केवल उनके लिए है। अब देखिए, हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात बताइए यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्या क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 30 3 प्रकार के अधिकार देता है, किसको, भाषाई और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को। पहला अधिकार क्या था, देखो, पहला अधिकार था कि अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरा क्या था कि अगर उनको किस सरकार को किसी स्टेट किसी भी अल्पसंख्यक द्वारा संचालित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हटाना पड़ता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति रकम दी जाएगी। तीसरा अधिकार क्या बोलता है कि राज्य आर्थिक सहायता में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि भी जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो नागरिकों का अनुभाग है, उसमें 2 ही प्रकार के नागरिकों का अनुभाग है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक होगा या फिर वो लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यक होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। अब देखो,
अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार। अब अनुच्छेद 30 में उल्लिखित अधिकार तीन अपन ने देख लिए। अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अभी जो अपन ने तीन अधिकार पढ़े, उसके अलावा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का भी अधिकार प्रदान करता है। अब अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो चाहिए ना, तो वो इंस्टीट्यूशन है कैसे होंगे उनकी बात यहाँ पर की गई है। एग्जाम्पल के रूप में आप मदरसा ले सकते हैं ना, इंडिया में इतने सारे मदरसे हैं। इंडिया में लगभग 13,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटी बेस्ड हैं। ठीक है, उनमें मदरसे भी हैं और सारे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो वो जो इंस्टीट्यूशन होंगे अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार, वो तीन प्रकार के होंगे। उन तीन प्रकारों को यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं तीन प्रकार की होती है। पहली क्या हो? पहली है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। यानी कि पहली क्या होगी, जिसको आर्थिक सहायता, यानी कि जिसमें पैसा कौन लगाएगा? स्टेट। और उसकी मान्यता भी कौन देगा? स्टेट। ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है ऐसा संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। दूसरे में ये हो गया कि वो मान्यता तो लेंगे, यानी कि मान्यता लेने के लिए उनको कुछ स्टैंडर्ड तय करने पड़ेंगे, वो सारे स्टैंडर्ड फिल करेंगे। ठीक है, वो अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, वहां पर बच्चों को एडमिशन देंगे, लेकिन वो पैसा नहीं लेंगे गवर्नमेंट से, वो पैसा नहीं लेंगे गवर्नमेंट से। तीसरे प्रकार की क्या है? देखो, तीसरे प्रकार की ये है कि जो न तो पैसा लेंगे और न ही मान्यता लेंगे। इस प्रकार के भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में वैलिड है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो तीन प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की स्वीकृति देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें। किसके लिए? अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने के अधिकार के तहत। पहला, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता प्राप्त। दूसरा, केवल मान्यता प्राप्त आर्थिक सहायता प्राप्त। तीसरा, न तो सहायता और न ही मान्यता। अब उनमें कानून क्या लागू होंगे वो नीचे बताया गया है। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थान में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। यानी कि पहले और दूसरे, यानी कि राज्य से मान्यता अगर किसी ने ले ली ना, तो उसे राज्य द्वारा बनाए गए मानकों का पालन करना पड़ेगा। जैसे राज्य शिक्षण के मानक तय करेगा, स्टाफ के मानक तय करेगा कि स्टाफ कितना पढ़ा हुआ वही स्टाफ हो, पाठ्यक्रम भी स्टेट ही तय करेगा, है ना, शैक्षणिक मानक भी स्टेट ही तय करेगा, अनुशासन और सफाई व्यवस्था भी स्टेट ही तय करेगा। लेकिन जो तीसरे प्रकार के हैं, जो न तो मान्यता लेते हैं न आर्थिक सहायता लेते हैं, वे संस्थान प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र है। यानी कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करेंगे, अपने मनचाहे टीचर लाएंगे, अपनी मनचाहे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अपने मनचाहे अनुशासन बनाएंगे और अपने मनचाहे जो भी उनका मन करे वो करेंगे। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रख के, ये क्या है? प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र, परंतु सामान्य कानून जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम, इनका वो क्या करेंगे? पालन करेंगे। यानी कि वो प्रशासन करने में स्वतंत्र तो होंगे, लेकिन उनको देश में जो नॉर्मल प्रचलित कानून है, जैसे औद्योगिक कानून है ना, आप किसी को काम करवाते हो तो उनको उनको उसी हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, कितने घंटे काम करवा सकते हो, कर कर कानून का पालन करना पड़ेगा, आर्थिक विनियमों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 13 होता है कंप्लीट। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन अपन इसका कर लेते हैं। देखो क्या क्या बताया गया आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में, एक सेकेंड, देखो सबसे पहली बात, जो आर्टिकल 30 है उसकी उसका हेडिंग आपको हमेशा याद रखना है। उसकी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। पहली बात हेडिंग से क्लियर हो रहा है। दूसरा बात, ये तीन प्रकार के अधिकार देता है। किसको? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। पहले को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। दूसरा है, अगर उनकी शिक्षण संस्थाओं को
भाई अनिवार्य अर्जित किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा तो उनको क्षतिपूर्ति रकम मिलेगी। ठीक है। तीसरा कि भाई उनको राज्य आर्थिक सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा था, देखो यहाँ पे कि अनुच्छेद, एक सेकेंड, उसके बाद अपन ने देखा था कि भी जो 30 के अल्पसंख्यक है वो दो ही प्रकार की, ये बात तो काफी क्लियर हो चुकी है अपने, धार्मिक या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अन्य अनुभाग के लिए ये लागू नहीं होता, जैसा कि आर्टिकल 29 सब अनुभागियों के लिए लागू होता है। और अल्पसंख्यक वर्ग को, ये बात ध्यान रखना, आपको संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। उसके बाद अपन ने देखा कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं धार्मिक या भाषाई रूप से, वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार भी रखते हैं। तो ऐसे शिक्षा देने के अधिकार की जो स्कूलें होंगी या जो संस्थान होंगे वो तीन प्रकार की हो सकती है। पहला, जिसमें स्टेट ही पैसा देगा और स्टेट ही मान्यता देगा। दूसरा, मान्यता स्टेट देगा, पैसा उस कम्युनिटी के लोग देंगे या उस भाषा के लोग देंगे। तीसरा, भाई मान्यता न तो न उसमें पैसा भी उसकी कम्युनिटी के लोग देंगे और मान्यता वो स्टेट से लेंगे नहीं। तो और इन तीनों प्रकार में जो नियम कानून है वो कैसे चलेंगे, पहले दो प्रकार में, इन दो प्रकार में तो राज्य द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था या शिक्षण स्टाफ वागी होगा। लेकिन तीसरे प्रकार में प्रशासनिक मामलों में पूर्णतः वो स्वतंत्र होगा, लेकिन उसे जनरल कानून जैसे सामान्य कानून जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून और कर कानूनों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 13 वे, सॉरी, आर्टिकल 13 कंप्लीट नहीं होता। अभी अपन देखेंगे एक महत्वपूर्ण केस। एक महत्वपूर्ण क्या है, केस क्या है, सेक्रेटरी ऑफ, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस केस को। अब देखेंगे अपन एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो हुआ था 2016 में, है ना। अब देखो इस केस का नाम क्या था। इस केस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस। ठीक है, एक कॉलेज का केस था जो जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। ठीक है, ये कब की बात है, 2006 की। इसमें क्या बताया गया, भाई सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया। अब देखो अपन ने देखा था कि इसी आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में हमें क्या अधिकार है। आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सके और उसका प्रशासन कर सके। ठीक है, तो इसको विस्तृत रूप से बताया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में। ठीक है, तो ये जो स्थापना और प्रशासन की बात है ना शैक्षिक संस्थान की, इसी को विस्तार पूर्वक बताया गया किस केस में, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में। ठीक है, तो क्या बताया गया उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत दिए गए कि इस सिद्धांतों के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन किया जा सकता है। उसमें पहला क्या था, देखो पहला ये था कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। ठीक है, देखो यहाँ तो इतना ही बोला था कि भाई अधिकार है, उसको उसको डिस्क्राइब, उसको विस्तृत रूप से बताया था इस केस में। तो निम्नलिखित अधिकार है, पहला क्या, पहला ये अधिकार है कि अपना शासी निकाय जो भी स्कूल या कॉलेज स्थापित होगा शैक्षिक संस्थान, उसकी जो शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी, यानी कि क्या, कब, कैसे और कौन करेगा, ये कौन तय करता है, शासी निकाय। तो अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो वह संस्थान को भली भांति चला सकेगा। यानी कि जो भी ये शैक्षिक संस्थान स्थापित करेगा वो अपनी एक गवर्निंग बॉडी बनाएगा जिसपे उसको भरोसा होगा कि ये हमारे संस्थान को अच्छी तरह से या एक कुशलतापूर्वक चला सकेगा। ये अधिकार गवर्निंग बॉडी बनाने का किसको होगा, जिसने स्थापित किया है, संस्थापकों को अधिकार होगा। दूसरा कि इन शैक्षिक संस्थाओं में जो शिक्षण कर्मचारी होंगे, इसमें शिक्षक हुआ, कोई व्याख्याता हुआ, स्कूल है तो शिक्षक, कॉलेज है तो व्याख्याता तथा प्रधानात्मक या प्राचार्य,
तथा शिक्षकेतर कर्मचारी। शिक्षकेतर का मतलब है जो नॉन टीचिंग स्टाफ, जो पढ़ाई नहीं करवाते हैं, जैसे मान लो वहां पर कोई क्लर्क हो गया, कोई अकाउंटेंट हो गया, कोई सफाई कर्मचारी हो गया, ये क्या है, शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होगा। सिंपल भाषा में देखो तो वहां पर टीचर या प्रोफेसर, ठीक है, उनको नियुक्त कौन करेगा, वो शैक्षिक संस्था खुद करेगी, ठीक है। उसके बाद शिक्षकेतर यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ को भी नियुक्त कौन करेगा, वो स्थापित करने वाले करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी लापरवाही करता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन करेगा, वो भी ये संस्थापक या उनके द्वारा चुनी गई गवर्निंग बॉडी ही करेगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो अब क्या है, अब दो बातें होगी। तीसरी बात ये बोलता है अपनी पसंद के अर्ह विद्यार्थियों यानी कि एलिजिबल, अर्ह मतलब एलिजिबल विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। यानी कि जिसने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है वो डिसाइड करेगा कि उसमें वहां प्रवेश कैसे दिया जाएगा, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन से कम्युनिटी को या फिर किसी और कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कम्युनिटी में जो उस कम्युनिटी का है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि उसको प्रवेश दिया जाए। ये सारी की सारी किसमें शक्ति है, अधिकार किसमें है, ये अधिकार है उस शैक्षिक संस्था को बनाने वाले या उसकी गवर्निंग बॉडी को, ठीक है। उसके बाद है अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। यानी कि उस शैक्षणिक संस्थान की कोई जमीन है, उसकी कोई स्कूल बस है, उसकी कोई लैब है, उन सबको वो अपने अपने हिसाब से उपयोग करेगी जिससे उसके संस्थान का फायदा हो। इस प्रकार देखो सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में, सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में क्या बताया गया कि जो ये आर्टिकल 13 के क्लोज फर्स्ट में जो अधिकार है शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, उसको विस्तार पूर्वक बताया गया। पहली बात क्या बताई गई कि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का, सॉरी, पहली बात क्या बताएगी कि जो गवर्निंग बॉडी होगी ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, उसको कौन नियुक्त करेगा, वहां पे उनको स्थापित करने वाले लोग। दूसरी बात जो शिक्षण कर्मचारी होंगे या शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे, उनकी नियुक्ति और उनको कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उन पर कार्रवाई कौन करेगा, यही लोग करेंगे, संस्थापक या गवर्निंग बॉडी। तीसरी बात अपनी पसंद के अर्ह विद्यार्थियों यानी कि वहां किसका एडमिशन होगा ये डिसाइड कौन करेगा, वो शैक्षिक संस्थान में खुद करेगा, वहां की गवर्निंग बॉडी करेगी। और लास्ट और अंतिम है अपनी संपदा या परिसंपत्तियों को संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। ये पहला पॉइंट हुआ। इस प्रकार कुल 5 पॉइंट बताए थे। कुल कितने पॉइंट बताए, 5 पॉइंट बताए हैं इस केस में। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब पहले पॉइंट में भी ये बातें होंगी कि जो शैक्षिक संस्थान है उसमें टीचर की नियुक्ति, गवर्निंग बॉडी की नियुक्ति, उनको हटाने का अधिकार और किन बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया जाएगा, ये सारे अधिकार किस में वेस्टेड है, ये सारे अधिकार किसके पास है, गवर्निंग बॉडी या वहाँ के संस्थापकों के। दूसरी बात ये बोल दी है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हैं ना, कौन कौन से अपने देखा था, 1 2 3 है ना, आर्टिकल 30 के क्लोज फर्स्ट सेकंड 3 में 3 अधिकार दिए गए थे। कौन से, एक तो भी अपनी अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, और शिक्षण संस्थान दूसरा देखा था कि अगर गवर्नमेंट उस शिक्षण संस्थान को अर्जित करना पड़ जाए या उसकी कोई भी संपत्ति लेनी पड़ जाए तो क्षतिपूर्ति रकम का अधिकार। और तीसरा था कि जो स्टेट है वो उनको आर्थिक सहायता देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये सारे अधिकार पड़े थे। तो अब क्या बोलता है इसका दूसरा पॉइंट कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल भूसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। तो एक बात कीप इन द माइंड रखनी है अपने को कि ये जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जा रहे हैं कि आप अपनी शिक्षण संस्थान बनाओ
उसमें गवर्निंग बॉडी चुनो, उसमें शिक्षक चुनो, अपनी पसंद के विद्यार्थियों को वहां पर लो। ये सब बराबरी बराबरी करने के लिए है। किसके? जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके साथ बराबरी करने के लिए, न कि इनको बहुसंख्यकों से ऊपर उठाने के लिए या इनको अधिक लाभ देने के लिए। ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी है दूसरे पॉइंट में। तीसरा बोलता है, सॉरी आगे बोलता है, अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है। अब देखो, भेदभाव तो होता है दो प्रकार का, भेदभाव होता है दो प्रकार का। देखिए, भेदभाव दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? जैसे भेदभाव तो यहाँ पर भी हुआ ना कि माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग से स्थापित करने का अधिकार दिया जबकि मेजोरिटी को नहीं है ना? भेदभाव तो हुआ है ना, किसके पक्ष में हुआ है? ये पक्ष में हुआ है माइनॉरिटी के पक्ष में, है ना? तो ये इनको लाभ देने के लिए हुआ है, इनको हानि करने वाला भेदभाव नहीं किया जा सकता। विपरीत भेदभाव का मतलब ये है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित हो, जो सब पर लागू होगा, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। यानी कि जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है, उस पे क्या होगा, देश के सामान्य कानून लागू होंगे जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में या भाई नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हो या भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, मोरेलिटी के लिए, है ना, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए या टैक्सेशन इत्यादि से संबंधित जो सब है, वो सब इन अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। ये बात बोली गई किसमें? दूसरे पॉइंट में, ठीक है। पहले पॉइंट में तो आप थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले पॉइंट में क्या बोला गया कि भाई आप अपने पसंद के गवर्निंग बॉडी चुन सकते हो, अपने पसंद के टीचर चुन सकते हो, अपने पसंद के प्रोफेसर चुन सकते हो, अपने पसंद के नॉन टीचिंग स्टाफ चुन सकते हो, है ना, और अपने पसंद के स्टूडेंट भी चुन सकते हो, है ना। ये सारी बातें उसमें बोली गई थी। अभी क्या बोला गया है कि ये जो बहु अधिकार दिए गए हैं, ये बहुसंख्यकों के साथ क्या समानता स्थापित करने के लिए दिए गए हैं, न कि उनसे ऊपर जाने के लिए या उनसे आगे बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। तीसरी और अंतिम बात बोली गई है कि विपरीत भेदभाव नहीं किया जाएगा इन इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है, इन अल्पसंख्यकों के साथ, और जो जनरल लॉ है वो सब पे लागू होंगे। अब जाते हैं तीसरे पॉइंट में। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अपन ने पढ़ा था कि शैक्षिक संस्थान है, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है, वो तीन प्रकार के होते हैं, है ना। अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। पहला कौन सा था कि भी जो स्टेट से मान्यता लेते हो और स्टेट से आर्थिक सहायता भी लेते हो, है ना। ये पहले प्रकार का था। दूसरा क्या था? जो मान्यता लेते हो और सहायता नहीं लेते हो, है ना। जो मान्यता तो लेते हैं लेकिन सहायता नहीं लेते हैं, आर्थिक सहायता। तीसरा था जो न तो मान्यता लेता है और न ही सहायता लेता है, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो स्टेट है ना वो डिसाइड करेगा कि वहाँ का शैक्षिक स्तर को डिसाइड करने के लिए, है ना, और वहाँ वहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वो निर्धारित करेगा, अनुशासन वो निर्धारित करेगा। तो इन दोनों पर स्टेट का क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। लेकिन तीसरे पे कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई भी इलीगल गतिविधियां करे या देशद्रोह के संबंध में वहाँ के बच्चों को देशद्रोही बना दे, है ना, या देश के विपरीत परिस्थितियों को बनाने में वहाँ के बच्चों को लगा दे, है ना। ऐसी शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। इसीलिए इसको आगे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया कि न ही इसके संपूर्ण या अबाध नहीं, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार है ना, स्थापना या प्रशासन का, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब इस पे भी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, है ना। रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त, जैसे हिंदी में बोलते हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कैसे? हाँ,
शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि शैक्षिक चरित्र, चरित्र का मतलब ये हो गया कि जो वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके चरित्र को देश हित के जैसे बनाने के लिए, या ऐसे मानक जो जो बच्चों को सही दिशा में ले जाए, उनको शिक्षा अच्छे तरीके से कराए, या अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। चाहे वो स्टेट से मान्यता लेता हो, चाहे सहायता लेता हो, नहीं लेता हो, ये काम किया जा सकता है। प्रशासन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है अगर उसे कार्य कुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्टेट उस पर कुछ नियम बना सकता है ताकि वो कार्य कुशल एवं मजबूत बन सके। राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम, नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्त, कर्मचारी चाहे शैक्षिक हो, चाहे टीचर हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, के लिए नियम, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चा निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। कुल मिला के देखो, बात ये बोली गई है कि अगर अगर स्टेट को लगता है कि कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा काम कर रहा है जिससे वहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, या फिर वहाँ पर ऐसा कुप्रबंधन है, या फिर वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही है वो स्टेट के फेवर में नहीं है, तो स्टेट वहाँ पर प्रशासन भी कर सकता है, वहाँ के शिक्षकों को या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ को भाई नियुक्ति के लिए योग्यता भी निर्धारित कर सकता है, और सेवा शर्तें भी निर्धारित कर सकता है कि भाई कर्मचारियों का शोषण नहीं हो, इस और पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा भी निर्धारित कर सकता है। कुल मिला के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो अधिकार है वो संपूर्ण या अबाध्य नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। किस मामले में? स्थापना और प्रशासन दोनों के मामले में, है ना। अगर कोई माइनॉरिटी, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो रिलीजियस हो, ऐसे शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर जाती है तो देश हित में नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको मना कर सकती है, गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। ऐसा किसका कहना है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का। किस केस में? किस केस में? ये ये है हमारा कैथोलिक सीरियन कॉलेज केस में। ठीक है, मलनकारा सेक्रेटरी ऑफ कैथोलिक सीरियन केस में। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे नियम विनियम किसी भी प्रकार अनुच्छेद 30(1) में अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसे नियम उपनियम किसी भी प्रकार अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते। इस लाइन का मतलब देखो, मुझे भी समझ में नहीं आया, ये मेरे हिसाब से कोई मिसप्रिंटिंग है ना। तो मुझे अगर समझ में आएगा तो अगली बार मैं अगर कोई पूरा वीडियो बनाएंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा आपको। अब चलते हैं अपन आगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आर्टिकल 30 के क्लोज 1, 30 का क्लोज 1 क्या था, आपको याद है ना? बताइए ज़रा। अभी 2-3 बार बता चुका हूँ मैं। 30 का क्लोज 1 ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस हो, है ना, वो अब अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार रखती है ना। ये था आर्टिकल 13 क्लोज 1। यहाँ क्या कहना चाहता है? यहाँ ये कहना चाहता होगा कि भैया 30 के क्लोज 1 में जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो छीन सकते हैं अगर आप ऐसा करते होगे, सब आप गलत यूज़ करते हो शैक्षिक संस्थानों का। बाकी मुझे इसको पूरा आइडिया नहीं है, जब पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब चलते हैं इसके चौथे पॉइंट में। अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपन पढ़ रहे हैं 2006 में एक जजमेंट आया था, क्या? सेक्रेटरी ऑफ मलनकाला सीरियन कॉलेज केस, है ना, उसको पढ़ रहे हैं। उसमें क्या बताया था? आर्टिकल 30 के क्लोज 1 में जो अधिकार दिया गया उसको विस्तृत रूप से बताया था कोर्ट ने, तो उसको पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, इसीलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है? राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षक व्याख्याता की नियुक्ति युक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि राज्य ने अगर कोई मतलब मानक सेट किए हैं, उनको अगर कोई इंस्टीट्यूशन पालन करता है तो वहाँ के शैक्षिक संस्थानों को शिक्षकों या टीचर को अपने
रीजनेबल रूप से तनख्वाह देने की पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता होगी। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है इसमें, देखो, राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पशिक्षक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति और चरित्र नहीं बदलता। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें बोल गई है कि राज्य अगर कोई एड देता है, स्टेट अगर मनी देता है ना, तो उससे जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना ना, उसका नेचर नेचर चेंज नहीं होता, उसका चरित्र भी चेंज नहीं होता। यानी कि मान लो कोई मदरसा स्थापित हुआ है, तो वहां पर मान लो कि उर्दू उर्दू पढ़ाई जाती है ना, तो अगर स्टेट उसको पैसा देगा तो वहाँ उर्दू उर्दू मतलब पढ़ाने की उसकी जो प्रकृति है कि भाई हमें उर्दू पढ़ानी है, या उसका जो चरित्र है कि भाई हमें देश भाई जो उर्दू की भाषा का में पारंगत बनाना है विद्यार्थियों को, उसमें चेंजिंग नहीं करेगा स्टेट, है ना। उससे चरित्र वहाँ का नहीं बदलेगा, उसका नेचर वही रहेगा, है ना। उसका नेचर वही रहेगा। तो ऐसा चरित्र नहीं बदलता है। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन स्टेट ये बोल सकता है कि हमने आपको जो पैसा दिया है ना, उसको आप सही जगह लगाओ, है ना, उसका गलत इस्तेमाल आप नहीं करो। लेकिन अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अधिकारों को बिना अस्थिर किए, लेकिन ये जो शर्त लगाएगा ना, वो आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में जो बात कही गई है उसको बिना निरस्त किए हुए लगाएगा। यानी कि अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने, ऐसे नहीं कि भैया इनको यही बोल दे कि आप उर्दू ही मत पढ़ाओ, है ना। उर्दू पढ़ाने के लिए कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया है, फिर स्टेट इसको पैसा दे देती है और उसको बोलती है आप उर्दू मत पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसी शर्त रखी जाएगी जो आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में प्रदत्त अधिकार को स्थिल नहीं करती है या उसको खत्म नहीं करती है। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 13 भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमारे मूल अधिकार में पांचवा मूल अधिकार खत्म होता है, जो क्या था, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब अपन इसके देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन। अपने वीडियो का लास्ट ये पार्ट है। तो अब अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। एक बात आपको बताऊंगा कि इस 29 और 30 के जो हमारा अनुच्छेद है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एक जो दो क्वेश्चन है वो दोनों एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला तो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में दिए गए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा अनुच्छेद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 और 30। तो इसका तो सीधा सा आंसर हो जाएगा 29 और 30। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरा बात है, दूसरा एग्जाम भी एसएससी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो 29, 30, 31 और 32। तो इसका भी सीधा सा आंसर है आर्टिकल 30। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारा जो संपत्ति का अधिकार, अब वो तो खत्म हो गया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे तो नहीं। तो उसके क्वेश्चन अपन इस टॉपिक में देख लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कौन सा है ये, एक सेकेंड। सीजी टेट, सीजी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, सीजी टेट, है ना, 2011 में। और ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान का जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें 2011 में, कि भी निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है संपत्ति का अधिकार, आप 5 साल तक पता ही चल गया होगा। दूसरा है संगठन बनाने का अधिकार, तीसरा है समूह बनाने का अधिकार, और चौथा है देश के किसी भी भाग में घूमने का अधिकार। तो ये तो पता है कि ये तीनों तो आर्टिकल 19 में 19 में हमें अधिकार दिया ना, 7 मूल अधिकार, 7 जो स्वतंत्रताएं दी है उसका एक पार्ट है, जबकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब अपन देखते हैं इसका एक दूसरा अधिकार। दूसरा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन है। तो ऑप्शन में दे रखा है 42वां, 44वां, 82वां और 51वां। तो सिंपल सी बात है, अब मैंने आपको काफी बार बता दिया कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 है जो 1978 में हुआ था,
उसके अंतर्गत ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। देखो इसका आंसर बताना आप मुझे कि मूल अधिकार से हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? ठीक है, मूल अधिकार से हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो ऑप्शन देखो क्या है, 18, 19, 22 और 21। अब देखो इसमें ऑप्शन 31 फर्स्ट तो है ही नहीं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो 7 प्रकार के स्वतंत्रताएं थी ना, है ना, उसमें देखो संपत्ति रखने का भी एक, जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें संपत्ति रखने का भी एक स्वतंत्रता थी 19 में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आर्टिकल 19। अब है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया मूल अधिकार की श्रेणी से? तो ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर नेहरू के कार्यकाल में, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है मोरारजी देसाई। तो आपको याद रखना है उस टाइम सरकार थी मोरारजी देसाई की। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 की। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।